अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ भारत से सुशांत सिन्हा हमारे साथ हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आजकल पाकिस्तान में बहुत फेमस हैं। तो थैंक यू सो मच कि आज आप आए, बहुत शुक्रिया। हाँ मतलब आपके डीजी आईएसपीआर तो चाहते थे कि मैं ब्रह्मोस पर बैठ कर आऊं, लेकिन उसके पहले आपके शो के जरिए मैं पाकिस्तान की आवाम तक पहुंच रहा हूं। तो सबको मेरा बहुत सलाम, बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या वजह बनी, आपको क्या लगता है कि आपका वीडियो दिखाया गया, आपकी बात की गई, आपको इनवाइट किया गया? क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट जो हम लोग हैं तो हमारा काम तो न्यूज़ देना होता है। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है या आप क्या समझते हैं कि क्यों ये घबराहट जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को ये समझ में तो आ गया है कि दो चीजें इनएविटेबल हैं। एक कि पाकिस्तान भारत में जो आतंकी भेजता है वो नहीं रुकना है, और वो असीम मुनीर के राज में तो और बढ़ गया है या बढ़ेगा ही, ये उनको पता है। तो वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं। और अब ये जो भारत है ये छोड़ेगा नहीं, ये भी उनको समझ में आता है। तो पिछली बार क्या था कि भारत की सरकार ने बोल के, क्योंकि यहाँ गुस्सा बहुत था, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि भाई कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, तो प्रधानमंत्री ने सबको बोला था कि जवाब तो दिया जाएगा। लेकिन इस बार चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना है, ये सबको पता है, और जो तैयारियां दिख रही हैं, तो पाकिस्तान को ये समझ में तो आ रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सेना को, कि ये एक्शन तो होगा। कब होगा नहीं होगा ये वो अभी तय नहीं कर पा रहे। तो वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को। अब उनकी दुर्दशा अगर ये है कि उनके यहाँ पर अगर सोर्सेज जो हैं वो काम नहीं आ रहे, या जो उन्होंने यहाँ स्पाई भेजे होंगे वो या तो पकड़े गए हैं या भेज नहीं पा रहे हैं, जो भी हो रहा हो, तो वो अब भारतीय चैनल्स पे नजर रख रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां से क्या खबर मिल रही है। और चूंकि पाठशाला को बहुत लोग देखते हैं, उनको लगा हो कि यहीं से अच्छी ऑथेंटिक सोर्स से खबर मिलेगी कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता। तो हम तो बड़ी नॉर्मल सी बात कह रहे थे कि भाई यूएस थिंक टैंक की भी रिपोर्ट आई हुई है कि अफगानिस्तान भी मारेगा, भारत को मारेगा ही मारेगा। उसको उन्होंने एकदम से दिल पे ले लिया कि भाई ये तो मारने आने वाले। तो घबराहट है, मुझे लगता है ये। और इसलिए जहां से वो चीजें निकाल के और एक माहौल, एक बेस बना रहे हैं कि देखो भारत ये करने वाला है, देखो भारत ये करने वाला है, उसकी उसकी चीज ज्यादा मुझे लग रही है। लेकिन ढाका में जिस तरीके से मुलाकात हुई थी डॉक्टर जयशंकर की, हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर है, उसके बाद तो लग रहा था कि शायद ये जो नया साल शुरू हुआ है वो थोड़ा सा मन लेकर आएगा, कुछ चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट की जाएंगी, बातचीत होगी। आपको लग रहा है ऐसा कुछ होगा इस साल में? देखिए, वैसे तो आप कहेंगे तो भारत ने प्रयास किया था, भारतीय पीएम जो हैं वो नवाज शरीफ से भी मिलने चले गए थे। लेकिन अ, आपके मुल्क की प्रॉब्लम क्या है, मतलब पाकिस्तान में स्पेशली जो सेना है और वहां जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके अपने इंटरनल फैक्टर्स इतने ज्यादा खराब हो रखे हैं कि आपके यहाँ महंगाई इतनी है, आपके यहाँ जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं है, आप कर्जा लेके देश चल रहा है पाकिस्तान। तो उन सारी चीजों को ढकने के लिए उनको एक ही रास्ता दिखता है कि कैसे हम भारत से एंगेज करते रहें और ये दिखाते रहें कि देखो भारत के सामने साथ हमने ये किया, भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो फोकस खुद को बढ़ाने पे कम और भारत को गिराने पे ज्यादा है। तो इसलिए जयशंकर मिलने या कोई और मिल ले, मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, एक हद तक जब जब आप किसी चीज को बड़ा करने जाते हैं तो वो एक हद तक तो आपके कंट्रोल में रहती है, उसके बाद वो आपके हाथ से भी निकल जाती है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट हैं वो अब इस तरह से रुक जाएं कि भाई अब आधे के बाद हम जो है अब भारत पे कोई हमला नहीं करेंगे, हमारा कोई आतंकी नहीं जाएगा, अब हम अमन से रहेंगे और हम कोई कसाब नहीं तैयार करेंगे, ये होना नहीं। इसलिए जयशंकर किसी से मिलने, प्रधानमंत्री किसी से मिलने, मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अब सुधरने की स्थिति में मुझे लग रहा है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ेगा। और 2026 में देखिए, कई एस्ट्रोलॉजर्स भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 में भारत पाकिस्तान का छोटा युद्ध तो होगा होगा। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, थिंक टैंक कह रहे हैं कि भाई युद्ध होना ही होना है क्योंकि भारत पर एक और टेररिस्ट अटैक होगा होगा। या जो दिल्ली में अटैक हुआ, आप सोचिए कितने बड़े हमले की तैयारी थी, अगर वो ना पकड़ा जाता तो कितना बड़ा अटैक भारत में होता, तो फिर क्या ही होता आप सोच सकती है। तो इसलिए आज नहीं तो कल ये होना है, चाहे कोई किसी से मिल ले, मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ना है। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हुआ तो वो तो काफी लोग, जो लोग भी थे वो दिल्ली के या भारत के अंदर से ही थे।
और वहीं से जो है निकले, तो इस तरह की सोच जो है वो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो भारत में भी है। और आपका जो शो है वो उन चंद शोज में से जो बहुत डिसेंटली मतलब बात हो रही होती है, वो नहीं होता कि सब लोग लड़ रहे हैं या कोई इस तरह की, बल्कि एक टॉपिक को लेकर और आप बात करते हैं तो डेफिनेटली लोग देख रहे होंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही तरफ के। तो आपको नहीं लगता कि मीडिया की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि थोड़ा सा मतलब जो टेंशन बनी हुई है उसको कम करें? क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशंस तो कर रहा है ना, चाहे वो केपीके में हो या कहीं पे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में ऑपरेशन नहीं होता जहां पे आप लोगों ने अटैक किया था? हम भी ये कहते हैं कि वहां पे ऑपरेशन क्यों नहीं होता जहां पे मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोग मौजूद हैं? और क्या हाफिज सईद या इस तरह के लोगों को अगर हैंडओवर कर दिया जाए, जो कि मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान करेगा, तो क्या तब टेंशन कम हो सकती है? देखिए, अगर कर दे तब तो मुझे लगता है कि एक जेस्चर भी होगा कि पाकिस्तान सीरियसली सोच रहा है कि भाई आतंकवाद से लड़ना है, या जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान, आरजू जी, आप ये देखिए कि एक लंबे अरसे तक तो उसने ये माना ही नहीं कि कसाब पाकिस्तान से था। वो तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने जो है वो फिर निकाल के दिखाया कि भाई ये तो कसाब जो है वो पाकिस्तानी है। हम्म। जब आप डिनायल मोड में रहेंगे तो चीजें कैसे सुधरेंगी? और जहां तक आपका प्रश्न है कि भाई मीडिया का क्या रोल हो सकता है, मुझे नहीं लगता इन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर मीडिया का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट, और स्पेशली आज की करंट सिचुएशन में। देखिए, क्या किसी आरजू काजमी की वजह से या किसी सुशांत सिन्हा की वजह से कश्मीर में टेररिस्ट आ रहे हैं? भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान पे टेररिस्ट अटैक करेगा और इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना है। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, ना आप कह रही हैं, दुनिया भर के जो लोग रीड कर रहे हैं, जो उनके पास भी खबरें इनपुट आ रही होंगी, उस हिसाब से वो चीजें बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहना भी शुरू कर दूं कि नहीं नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और एक एक दौर भारत में रहा है, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट रहे हैं जिन्होंने अमन की आशा, कबूतर उड़ाना, ये सब बहुत किया है। रियलिटी से आंखें मोड़कर ये दिखाना कि नहीं नहीं, हम पड़ोसी हैं, हम ठीक हो सकते हैं। वाजपेयी साहब ने जो है वो बहुत प्रयास किया कि चीजें हो जाए। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि कौन बात का चले गए थे वहां बिरयानी खाने नवाज शरीफ से। लेकिन उन्होंने भी एक ट्राई किया था, एक प्रयास किया था कि एटलीस्ट कम से कम ये दिखे कि चलो हम चाहते हैं चीजें सुधारना। लेकिन वो चीजें ना तो मीडिया की वजह से खराब है, ना वो चीजें मैं ये कहूंगा कि कोई फिल्म देखकर, धुरंधर देखकर खराब हो जा रही है, ऐसा भी नहीं। वो चीजें ऑलरेडी खराब हैं, और आप उसको आंख मूंद लेंगे, कारपेट के नीचे झाड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि गंदगी खत्म हो जाए। हम जो कह रहे हैं रियलिस्टिकली, अब जो भारत में एक मीडिया का वर्ग है वो रियलिस्टिकली बात करता है कि ये नहीं हो सकता। और आप देखिए, दुनिया में अगर आप कमजोर रहेंगे या अगर आप दुनिया में चुप बैठेंगे, तो भाई कोई उठ के घुस के आपके राष्ट्रपति को उठा के ले जाके और कहेगा कि अब तुम्हारा तेल मैं बेचूंगा और मैं अब बताऊंगा कि उसका क्या हिसाब होगा। अगर आप कमजोर रहेंगे तो कोई जो है वो आपके आपके पूरे रिजीम चेंज के लिए अंदर ही अंदर खेल करता रहेगा। तो ये दुनिया भर में हो रहा है, और इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को बना रखा है, जिसकी वजह से भारत स्टेबल है। दूसरा, उन्होंने भारतीय सेना को ताकत दे रखी है कि जहां जरूरत पड़े, देखिए आप भी देखिए, गौर कीजिएगा आरजू जी की, दो लोग जब भिड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और उसमें से एक अगर थोड़ी सी शर्ट जो है वो हटा के दिखाए कि एक रिवॉल्वर उसने कमर में खोस रखी है, तो उतने में कई बार मसला सॉल्व हो जाता है। तो अब ये जो नया वाला भारत है, इसने वो रिवॉल्वर कमर में रखी, इनफैक्ट उसने बंदूका रखी हुई कि थोड़ा देखो कि हम क्या कर सकते हैं, ये बताना जरूरी। लेकिन मीडिया कुछ कर दे, आप सोचिए, आप बताइए, आप मुझे बताइए, आप अगर एक साल तक भी कहते रहेंगे भारत और पाकिस्तान को जो है वो शांति की बात करनी चाहिए, हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता हो सकता। इतने साल तो कबूतर उड़ाए हमने, कुछ नहीं हुआ। नहीं, डेफिनेटली बातचीत से नहीं हल होगा, बल्कि कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान, मुझे लगता है, अगर हैंडओवर नहीं कर सकता तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर ऐसे सजा दे कि जिससे कि जो है भारत को लगे कि हाँ, हम सीरियस हैं इन लोगों को कंट्रोल करने में। सिर्फ ये कह देने से जी, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तो ये भी नहीं मानता कि दाऊद इब्राहिम उसके है, तो हैंडओवर किसको करेगा? पाकिस्तान ने तो ये नहीं माना था कि जो उसामा बिन लादेन है उसके यहाँ है, तो हैंडओवर किसको करेगा? वही मैं कह रहा हूँ ना नहीं, कि जो जो डिनायल मोड में है वो एक्सेप्टेंस कैसे लाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है कि जब तक उस चीज को माना नहीं जाएगा, जब तक कंट्रोल नहीं होगा, चले दाऊद इब्राहिम का हम कह सकते हैं यहाँ चला गया वहां चला गया, लेकिन हाफिज सईद तो मौजूद है, मसूद अजहर भी इधर ही है जिसके जिसके ऊपर अभी अटैक किया गया था।
तो उसके ऊपर तो यकीनन पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है और करनी भी चाहिए। उसमें हमारा ही फायदा है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान का फायदा है। जो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं इस वक्त, उसमें से हम निकल पाएंगे। लेकिन अमेरिका के साथ इस वक्त कैसे ताल्लुकात है आप लोगों के? क्योंकि एक चीज आप बताइए, करता जी क्यों नहीं है पाकिस्तान? जी। पाकिस्तान करता क्यों नहीं है उन पे कार्रवाई? क्यों हाफिज सईद अगर दे दे हमको, मसूद अजहर हम्म दे दे या हम्म दाऊद दे दे, ये क्यों नहीं करता? जब जब सारे लोग मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि हम विक्टिम है, पाकिस्तान यही कहता है ना हाँ कि वो भी हाँ विक्टिम है। तो भाई तुम्हारे यहाँ अगर कचरा पड़ा हुआ है और तुमसे नहीं हाँ, संभल रहा, लाओ हमको दो, हम साफ कर देंगे। देता क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं यही कह रही हूँ, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जिससे इस तरह के लोगों की सफाई हो। यहाँ से अच्छा है आप उठा के ले जाए, हमें तो वैसे ही जाहिर है लोगों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा, और डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई रीजन होगा कि फिर जाहिर है कि वो चीज साबित हो जाएगी जो आप कह रहे हैं, कि हम मान जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ से इस तरह के लोग हैं और ऐसा कर रहे हैं। लेकिन खैर, वो तो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हाफिज राइट। सईद, तो उसको तो डेफिनेटली दे देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल समझती हूँ, और मैं तो बात भी इस बारे में करती हूँ। लेकिन अगर हम बात करें ट्रम्प की और मोदी जी की, तो कैसे इस वक्त चल रहे हैं आप लोगों के ताल्लुकात? और वैसे तो कहा यही जा रहा है कि मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, और उधर से ट्रेड के ऊपर भी आप लोगों को तरह तरह का थ्रेट आ रहा है। तो क्या क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? देखिए, नरेंद्र मोदी का अगर आप हिसाब देखेंगे 11 साल में, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, एक चीज तो जो हम रीड करते हैं बाहर से एज अ जर्नलिस्ट, कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप नरेंद्र मोदी से जबरदस्ती कोई काम करा लेंगे प्रेशर बनाकर, वो ना तो यहाँ का ऑपोजिशन करा सकता है और ना बाहर कोई करा सकता है। ये तो आप क्लियर मान के चलिए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनका विजन क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं, कब तक उस टारगेट को अचीव कर लेना चाहते हैं। आप जब डायलेमा में होते हैं, आप जब कंफ्यूजन में होते हैं कि नहीं एक काम करते हैं, इसने बोला तो ये कर लेते हैं, उसने बोला है तो कर लेते हैं, तो जब हम्म आप पे प्रेशर आता है तो आप जो है वो कम करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इस 11 साल में नरेंद्र मोदी ने, अगर 3 कृषि कानून को छोड़ दिया जाए मोटे तौर पर, एक बड़ा फैसला जो उन्होंने वापस लिया, कोई भी ऐसा काम जो उनको लगता था कि ये देश हित से जुड़ा हुआ है और उसको लेकर ऑपोजिशन ने कितना सोशल मीडिया से लेकर कहीं माहौल बनाया, उन्होंने कभी वापस नहीं किया। कृषि कानून को भी लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जो कि देश के किसानों के लिए, और आज बहुत लोगों को समझ में भी आ रहा है कि हो जाता तो अच्छा था। लेकिन तब माहौल जो बना उसमें उन्होंने देखा कि देश के लोगों का ही नुकसान हो रहा है, जिस तरह से उनको सड़क पे लाया गया है और जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है। तो 2 स्टेप पीछे करके और फिर 4 स्टेप आगे बढ़ने वाली रणनीति के तहत वो पीछे हटे, वरना वो हटते नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हुए कि भाई वो नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर है, वो इसीलिए ये 3-5 पैंतरे जो है वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं यहाँ बोलूंगा, यहाँ भारत में ऑपोजिशन जो है वो तुरंत हल्ला करेगा, मोदी पे प्रेशर बनेगा, तो फिर मोदी पे प्रेशर बनेगा तो वो मुझसे फोन करके बात करेंगे। ये ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी बहुत क्लियर हैं कि उनको अमेरिका से इस ट्रेड डील में क्या चाहिए भारत के लिए और वो क्या दे सकते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। किन पॉइंट्स पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो बहुत क्लियर है। और साथ ही अगर आप ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा मक्खनबाजी करूं तुम्हारी तब जाके तुम मेरा काम करोगे, ये नया भारत नहीं करेगा। इसीलिए देखिए सोशल मीडिया पे बहुत माहौल बनता है, मेरे क्लिप डाल देते हैं कि देखो इसने ट्रम्प ऐसा बोला, उसने बोला, देखो ऐसा हो रहा, मोदी ऐसा कर रहा है। अब आप देखिए कॉमर्स मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि मोदी डिड नॉट कॉल, ये उनका सेंटेंस है, मोदी डिड नॉट कॉल। बट क्वेश्चन इज व्हाई शुड मोदी कॉल? आप जब डील कर रहे हैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर मेरे कॉमर्स मिनिस्टर बैठे हैं, उनकी डील हो गई, तुम डील साइन करो, उसके बाद हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन करेंगे। लेकिन डील करने के पहले तुम मेरे बॉस को फोन करो और उनको बोलो कि वाह सर आपने बड़ी कृपा कर दी। क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फोन करें और कहें कि वाह सर आपने बहुत कृपा कर दी? तो ये माइंडसेट जो है ना, नरेंद्र मोदी इसी से तो 11 साल से लड़ रहे हैं कि जो अंग्रेज हमारे यहाँ राज करके गए और छोड़ के गए कि भाई तुम गुलाम हो, गुलाम रहोगे। मोदी इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम दुनिया में खड़े होकर बताएंगे कि हम गुलाम नहीं है, हम उस मानसिकता को पीछे छोड़ा है, हम दुनिया को लीड करने और साथ लेकर चलने वाला भारत। और अब अगर वही खुद ये काम करेंगे कि भाई तुमको है सलाम हुजूर, बहुत अच्छा किया आपने, तो फिर तो उनका स्टैंड ही खत्म हो गया ना। इसलिए मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी, देखिए भारत अगर आप देखेंगे आरजू जी,
एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश की तरह बिहेव कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह जो है वो छीछा लेदर हो रही है कि भाई ये बड़बोला आदमी है, आजकल कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, इनके मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा, अब कल भी देखिए हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि हम ये ट्रेड डील चाहते हैं, उसके लिए जो हमको करना है हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमारी 8 बार बात हुई है 2025। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां बात जिस चीज पे होनी चाहिए वो होगी, मक्खनबाजी नहीं होगी। ये क्लियर कट भारत ने बता रखा है। अब ये ट्रंप आज नहीं तो कल देखिए वो समझेंगे। मुझे लगता है कि उनके यहाँ कोर्ट से फैसला आना है टैरिफ्स को लेकर, और वो ट्रंप के खिलाफ आएगा, ये आप मान के चलिए। तो वहां ट्रंप को झटका लगेगा। मिड टर्म पोल होने अमेरिका में, वहां कहा जा रहा है कि ट्रंप को बहुत झटका लगना है। तो जैसे ही कमजोर होंगे ट्रंप, अभी ऑलरेडी कमजोर हैं और इसीलिए वो ये इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं ताकि उनकी राष्ट्रपति छवि चमके, लेकिन और जितना वो ये कमजोर होंगे, ये झटके लगेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनको भारत से डील करनी ही होगी। वो जिस स्थिति में है वो स्थिति बहुत लंबी नहीं चल सकती। देखिए, लास्ट टाइम जब वो एज अ प्रेसिडेंट आए थे तब तो उनकी भारत से बहुत ज्यादा बन रही थी, और इस बार पाकिस्तान से बनती दिखाई दे रही है। अब क्या रीजन हो सकता है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि बार बार कभी लंच पे बुलाया जा रहा है, कभी तारीफें की जा रही हैं, और हमारे अपने लोगों को नहीं पता कितने जहाज गिरे, लेकिन ट्रम्प हर दूसरे दिन बता देते हैं, तो फिर वो भी अपना नंबर चेंज कर लेते हैं। हम वो क्लिप भी चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, वो 3 से शुरू होकर और 8 तक आ चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वही ट्रंप है जिन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी किया था एक जमाने में, आपको याद होगा, कहा कि जी $33 बिलियन खा के भाग गए और काम नहीं किया, उस तरह की चीजें हुई थी। तो अब अचानक से हम फेवरेट कैसे हो गए आपके ख्याल से एज ए जर्नलिस्ट, और भारत से इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, मुझे लगता है ट्रम्प जब अपने पहले टर्म में आए थे तब उनका फोकस अमेरिका था, अमेरिका को आगे ले जाने को लेकर था, और इसीलिए उनकी जो विचारधारा थी वो नरेंद्र मोदी और यहाँ जो राइट विंग की विचारधारा है उससे मैच कर रही थी। तो वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ उस टर्म में आगे बढ़ रहे, तो उनकी भारत के साथ दोस्ती चल रही थी। जब वो सेकेंड टर्म में आए, एक तो उस टर्म और इस टर्म के बीच में जो उम्र उन पर हावी हुई है, पहली चीज तो वो। दूसरा, मुझे लगता है कि जब सेकेंड टर्म में वो आए हैं तो आइडियोलॉजी से ज्यादा उनके अपने पर्सनल थॉट प्रोसेस हावी हो चुके हैं। तो पाकिस्तान से दोस्ती इसलिए है क्योंकि बेटे का हित उसमें है, दामाद का हित उसमें है। अब वो देश का हित अगर सोच रहे होते तो वो भारत से करते। अगर वो अपना ईगो साइड रखकर अपने अमेरिका का हित सोच रहे होते तो वो भारत से अभी तक डील कर चुके होते। इस टर्म में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फोकस खो दिया है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, आप दुनिया भर की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। एवरीबडी इज सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त ईगो में काम कर रहा है, अहंकार में काम कर रहा है। और इसीलिए देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनको बहुत क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कब तक अचीव करना चाहते हैं। उनको कोई डाउट नहीं है, उनका ईगो वो साइड रख देते हैं। अगर उनको लगेगा कि भाई ये देश के अपमान से जुड़ा मामला नहीं है, खाली मेरा मामला है, तो वो कर लेंगे उस चीज को। लेकिन जहां देश की बात आएगी कि भाई तुम मुझे नहीं, तुम मेरे देश को नीचा दिखाना चाह रहे हो कि भाई अमेरिका के सामने भारत को झुक के ये डील करनी पड़ेगी, मोदी नहीं करते वैसा काम। इसलिए मोदी और ट्रंप में इस बार नहीं बनती, क्योंकि ट्रंप अपने निजी हित को देखते हुए, अपने पर्सनल ईगो को देखते हुए चल रहे हैं। मोदी जिस तरह से 11 साल से चल रहे थे वो वैसे ही चल रहे हैं। क्योंकि मोदी के लिए देखिए, मोदी का विजन है 2047। उनके लिए विजन है कि भाई भारत को, मेरे को थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। तो वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है मैं अमेरिका हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं सबसे पावरफुल हूं। जब आदमी इस सोच में चला जाता है कि मैं सबसे पावरफुल हूं, दुनिया को मेरे सामने झुकना ही होगा, वो ईगो उसको खा जाता है, और ट्रंप को वही ईगो खा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन बहरहाल हमारे साथ तो आजकल ट्रम्प की बहुत बनी हुई है, तो हमारे यहाँ जो है बहुत तारीफें की जाती हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगी कि कब आ रहे हैं फिर आप पाकिस्तान, और कैसे आ रहे हैं? मतलब बॉर्डर से आ रहे हैं, ब्रह्मोस पे आ रहे हैं, या कैसे आ रहे हैं? और यकीनन इस बात को लेकर के मीडिया जो है वो कहीं का भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, उससे लोग इतना खौफजदा क्यों रहते हैं? कभी सोशल मीडिया हमारे यहाँ बंद किया जाता है, कभी भारत के मीडिया को कहा जाता है, और यही हाल जो है वो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में एक तरह से मीडिया, आपके ख्याल से
इंफॉर्मेशन दे रहा है या डराने का काम कर रहा है। और आपका शो से तो आज मैं यही कहूंगी कि बहुत मजा आया वैसे देख के। पता नहीं, जब भी मेरे कोई दोस्त उनकी अगर वीडियो चल रही होती है, चाहे वो मेरे गौरव हो चाहे गौरव सावंत हो या आप हो, तो बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ चलो अच्छा इनकी वीडियो भी आ गई। तो अब आपकी बारी है, वो दोनों भुगत चुके, अब आपकी बारी है। क्या कहेंगे कि मीडिया से इतना इतना डर क्यों होता है लोगों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया से नहीं, लोगों को सच से डर होता है। और जब आप हम्म। उस सच को देखते हैं, जानते हैं, अंदर अंदर जानते हैं, और वही चीज सामने से आती है और दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में डीजीआईएसपीआर हो या पाकिस्तान की सेना हो, उनको अंदर से तो पता है ना। देखिए आरजू जी, हम कुछ भी कह लें, हम दुनिया के सामने जाकर भले कहें कि हमने भारत के 8 रफेल गिरा दिए, 9 गिरा दिए, कभी 25 गिरा दिए, कभी 30 गिरा दिए, या हमारे यहाँ ढेले भर का नुकसान नहीं हुआ, अंदर अंदर तो सबको पता होता है ना कि क्या हुआ है, सबको पता होता है, वो छुप नहीं सकता। तो जब आपको अंदर ये पता है कि मेरे साथ ये हो चुका है, मुझे ये बहुत मारा है और फिर मारने आएगा, तो अब हम क्या करेंगे जब हम पिछली बार ही नहीं कर पाए। इस बार तो अमेरिका ने खुद अपना रायता फैला लिया, 10 जगह हाथ पैर घुसाए हुए है, तो उसका क्या होगा। चाइना और रशिया और इंडिया तीनों साथ दिख रहे हैं, पता चला चाइना ने उतना साथ नहीं दिया, पिटने के लिए छोड़ दिया, तब क्या करूंगा मैं। तो ये अंदर से डर जो है ना, वो पाकिस्तान को खाए जा रहा है। जब वो टीवी खोलते हैं और पाठशाला मान लीजिए लगाते हैं और देखते हैं कि यार ये तो वही बात हो रही है, इसका मतलब आ सकता है, आ सकती है भारतीय सेना, वो डर बढ़ जाता है। हम बूस्टर का काम कर रहे हैं, हम डर पैदा नहीं कर रहे हैं, डर ऑलरेडी अंदर है पाकिस्तान। हमारी सच्चाई देखकर वो बूस्ट हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सही कह रही है कि पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए आरजू जी कि 1947 में दो देश एक साथ चलना शुरू हुए और आज भारत कहां है। दुनिया भर की संस्थाएं क्यों कह रही हैं कि इंडिया इज द प्लेस जहां लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों पाकिस्तान को इतने साल से दुनिया भर से हाथ फैलाकर अपना देश चलाना पड़ रहा है? क्यों? आपके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो कई बार लगता है आपके पास ज्यादा संसाधन है भारत के मुकाबले, अगर आप देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो विजन की कमी है पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने फोकस किया कि हम भारत को कैसे 1000 कट्स दें, हम भारत को कैसे नीचे कर दें, उसकी जगह अगर पूरा फोकस लपेट लेते, समेट लेते और अपने देश पे लगा लेते, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो हमारे यहाँ टेररिस्ट हो। आप क्यों कश्मीर पे फोकस कर रहे हो? अपने यहाँ पीओके को तो पहले ऐसा बना के दिखाओ कि दुनिया कहे कि यार देखो क्या पीओके बना रखा है। वो तो आप बना नहीं पा रहे, आपका फोकस ही गलत है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई चलेगी। 2026 में आपको कुछ दिवाली के पटाखे सुनाई देंगे, हो सकता है मार्च अप्रैल के आसपास, हो सकता है सुनाई दे, इस बार दिवाली पहले आ जाए। मैं उन पटाखों को लेकर नहीं आऊंगा मैं सैटेलाइट के थ्रू ही आता रहूंगा और मैं पाकिस्तान से लोगों से कहूंगा कि पाठशाला में हम बहुत रिसर्च के साथ ऑथेंटिक खबरें लेकर आते हैं, एक एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, हम उसके क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग हमारे क्लिप्स काट काट के इधर से उधर से और कुछ और बनाकर उसको पेश करने का प्रयास करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आप इसका मतलब हमारा शो देख रहे हैं। आपको भी अंदर ही अंदर पता है कि अगर इसको नुकसान नहीं पहुंचाया तो सच देश तक पहुंचता रहेगा, इसलिए वो हम पे निशाना लगाते हैं। तो डीजीआईएसपीआर से लेकर यहाँ के ट्रोल्स तक सबको मैं बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग ऐसे ही पाठशाला देखते रहे, हमारा काम तो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग आपका शो देखते रहेंगे बिल्कुल। लेकिन लास्ट में एक चीज जो है वो माजरत के साथ के वो जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जो आप लोगों ने अपने मीडिया पे बातें की थी, मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसलिए कि एक तो वो बहुत ज्यादा हो गई थी, और दूसरा ये कि उसमें कई चीजें गलत भी हो गई थी जो कि उसमें एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा है लास्ट में जाते जाते। तो मैं ये बताऊं कि देखिए, उसमें जो भारतीय मीडिया ने कुछ चीजें बताई ज्यादा, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। एक कि उसमें से ज्यादातर चीजें जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत ने की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो चीजें की थी। कुछ चीजें जो नहीं हुई उसकी एक बड़ी वजह थी जो लोगों को समझनी चाहिए। देखिए, एक होता है फॉग ऑफ वॉर, जब वो हटता है तो चीजें साफ दिखती हैं। लेकिन उस दौरान भारतीय मीडिया ने, हमारे क्या सोर्सेज है कि हम क्या है कि मान लीजिए डिफेंस में कोई आदमी है, सेना में कहीं 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 कोई लोग होते हैं जिनसे आप जानकारी जुटाते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब उस टाइम में, रियल टाइम में हम जानकारियां जुटा रहे थे और दे रहे थे। उसमें अगर हमने 10 चीजें बताई और अगर 2 गलत हो
तो वो ये नहीं था कि हमारा प्रयास था कि कोई हम झूठ बताए। लेकिन कई बार होता है कि आप जब सोर्सेस से जानकारी निकालते हैं, जो कि मीडिया करती है, आपको पता ही है कि मीडिया इसी तरीके जी। से खबरें निकालती है, तो उस दौरान जो है वो एक दो चीजें गलत हुई और उसको हमने माना कि हाँ भाई ये चीजें ठीक है, नहीं हुई, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमने जो चीजें सही बताई वो भी हमने देश तक पहुंचाया था। और आगे हम प्रयास करेंगे कि भाई अगर 7 सही बताई थी तो 10 की 10 सही बताएं। ये भी हमारा प्रयास रहेगा, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि कहां कुछ गलतियां हमसे हुई थी। लेकिन वो उस सिचुएशन में भाई हम कोई खड़े होकर संजय तो है नहीं कि लाइव देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं, हम भी सोर्सेस से जानकारी जुटा रहे हैं और वो सोर्सेस में गलतियों की संभावना रहती ही रहती बिल्कुल ऐसा ही होता है और डेफिनेटली पूरी दुनिया में ये चीज चलती है कि कहीं कहीं पे न्यूज जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है और उस पर डेफिनेटली नेक्स्ट डे जो है वो लोग क्लियर भी कर देते हैं। है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और लोग आपका शो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे वो अब देखा करेंगे। इसके लिए आपको हमारे DGISPR का जो है ना यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने आपका क्लिप लगा दिया। बहुत शुक्रिया सुशांत। मेरा शो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि कंटेंट की वजह से पसंद आएगा। नहीं पसंद आएगा तो हम पैसे नहीं वापस कर पाएंगे, क्योंकि हम पैसे लेके एंटरटेन नहीं कराते DGISPR की। और वैसे जो उन्होंने कहा कि पैसा वापस, तो पैसा तो हम आज तक किसी का वापस नहीं किया, आपको पता है, ना सऊदिया का ना UAE का। तो आप लोग भी बिल्कुल इस चक्कर में मत रहिएगा कि पैसा वापस होगा अगर आपको मजा ना आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो मच, थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू, नमस्ते।